हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन के बाद में मैं आपको नेत्रा शिक्षक भर्ती की आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। अगर आप नेत्रा शिक्षक भर्ती के किसी वर्ग से हैं, चाहे वो आपकी आयोग पार्टी हो, चाहे कोर्ट पार्टी हो, जनरल पार्टी हो, या शिक्षा मित्र हो आप, या फिर कोई अन्य कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड हैं, सामान्य वर्ग कैंडिडेट हैं, उन सबके रिटन सबमिशन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उनको लेकर जो पूरा कंक्लूजन है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आ रहा हूँ। एक पूरी रिपोर्ट है, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। उस रिपोर्ट के आधार पर पूरी जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो आपका समय ज़रूर लेगा, लेकिन इस समय में बहुत कुछ आपके सामने एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इतना मान लीजिएगा आप लोग कि अगली जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो यही पॉइंट हैं जिन पर बहस आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलने वाली है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हर एक पॉइंट पर डीप यहाँ पर जो है जानकारी आपको मिलेगी। हर एक पॉइंट पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार का पक्ष किया जाएगा। सारी जानकारी फैक्चुअल वे में जिस प्रकार से रिटन सबमिशन में गई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग अपने न्याय की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वो खास रिपोर्ट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा लेंदी है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिएगा कि पिछले 3 सालों में आपने हज़ारों की संख्या में वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो इन सब में सबसे ज़्यादा खास है। तो चलिए जान लेते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट को। दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि आप इस रिपोर्ट को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम ग्रुप को या आपके दोस्त या जो भी सहपाठी हों जिनको भी इसकी नीड हो उनके पास शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत आपको जो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो पॉइंट्स जिनके बारे में आप लगातार हमसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 जो मुद्दा है वो अंतिम चरण में चल रहा है। 6 रिटन सबमिशन जो है यहाँ पर गतिमान है। हालांकि जिनमें से शिक्षा मित्रों का जो रिटन सबमिशन है वो अभी आप ना मान के चलें तो अच्छा है। हालांकि शिक्षा मित्रों के जो मुख्य लीडर हैं रिजवान अंसारी, वो बिल्कुल रास्ते में हैं और इस चरण के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को टैकल किया जाता है, सरकार इस पर क्या बयान देती है और सामान्य वर्ग के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ पर बहस छेड़ी जा रही है उसका क्या यहाँ पर आउटपुट निकल के सामने आता है। उसके बाद एक नई लड़ाई इस प्रक्रम में जुड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर सभी पार्टी जो 5 पार्टी हैं वो यही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि इस प्रक्रम में, इस लड़ाई में और अंतिम आदेश के बाद शिक्षा मित्रों का इसमें कोई रोल ना आए तो अच्छा है। क्योंकि अगर किसी प्रकार का ऐसा आदेश आता है जो शिक्षा मित्रों की दृष्टि से 1% भी ठीक हो तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और एक नया पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिटन सबमिशन के महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिनको आपके रिटन सबमिशन में सरकार के माध्यम से, आयोग पार्टी के माध्यम से, कोर्ट टीम के माध्यम से, सामान्य वर्ग छात्र जो चयनित हैं और जो अचयनित हैं उन सभी के माध्यम से यहाँ पर जोड़ा गया है। और क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं जिनको टैग करते हुए इस प्रक्रम को लिया गया है, तो वो यहाँ पर जो है जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें सरकार की, तो यहाँ पर सरकार से एक ब्रीफ सबमिशन मांगा गया है 7 पेजेस में। जो कुछ भी 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सिंगल बेंच से लेकर डीबी तक का हियरिंग हुई, उसमें जो भी प्रकरण जो है गवर्नमेंट के माध्यम से कोर्ट में दिए गए, ठीक है, जिस प्रकार के भी आदेश सरकार ने जारी किए गए, जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जितने भी पॉइंट थे इंक्लूड करते हुए यहाँ पर रिटन सबमिशन मांगा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट जो 6800 को लेकर स्पष्टीकरण देगी। हालांकि आप जानते हैं कि 6800 क्वेस हो चुका है। वहीं यहाँ पर गवर्नमेंट ने ATRE को पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार एक बार फिर से कोर्ट में जा रही है, जो है जवाब देने के लिए रिटन सबमिशन जा चुका है, तो उसमें पार्ट ऑफ सिलेक्शन ATRE नहीं माना गया है। दोस्तों, ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन क्यों नहीं माना गया, इसका रीज़न है, पहला, सरकार ने भर्ती विज्ञापन जारी किया और सरकार ने जब भर्ती विज्ञापन जारी किया तो वहाँ पर हर जगह पर जो है ATRE को पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं माना गया है। वहीं सरकार भी अब ये बात समझ चुकी है कि अगर ऐसा होता है
यानी ATR ही पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जाता है, तो इसमें लाखों की संख्या में शिक्षा में तो उतरेंगे और ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, फंस जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं यहाँ तक इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में लाने तक का जो मुख्य कारण है वो सरकार ही है। अगर DB से आए हुए आदेश को सरकार ने फॉलो कर लिया होता तो शायद ये समस्या नहीं आती, लेकिन क्योंकि सरकार ने DB से आए आदेश का इंतजार किया और कहीं ना कहीं जो पूर्व चयनित कैंडिडेट थे उनको उकसाया, यूँ कह लीजिए, तो ऐसे में वे जो कैंडिडेट हैं, हालांकि जब सरकार इस बात को पहले ही कह चुकी है हम किसी का हित यहाँ पर नहीं होने देंगे, सामान्य वर्ग कैंडिडेट यहाँ पर जो है राहत पाएंगे, OBC SC को न्याय दिया जाएगा, किसी का भी हित नहीं होगा, सबका हित रखा जाएगा, तो ऐसे में जो चयनित कैंडिडेट है उनको इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चयनित कैंडिडेट ने इसका जो है इसको चैलेंज किया और वहाँ पर ये तक एफिडेविट दिया कि हम करीब 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो एक बात तो यहाँ पर साफ हो रही है, ना सिर्फ 6800 बल्कि उससे ज़्यादा यानी अप्रोक्सीमेटली 10,000 सामान्य वर्ग कैंडिडेट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ATR ओनली एलिजिबिलिटी एग्जाम, ये सरकार पहले भी अपने कई सारे जो विज्ञप्तियाँ आई हैं उनमें कह चुकी है, इनिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और उसके बाद में आपका जो है सुपर टेट, ये सभी एग्जाम जो हुए हैं टेट वगैरह जिनके भी इस भर्ती प्रक्रिया में मार्क्स ऐड किए गए हैं, आप उन सबको पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं कह सकते। हालांकि इन सबके अंक लिए गए हैं और अंक लेने के बाद में ही लिस्ट बनी है, उसके आधार पर ही सामान्य OBC SC जो कैटेगरीज है वो चयनित होती हैं, कौन से कौन किस वर्ग में जा रहा है, कट ऑफ के आधार पर जो है। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य वर्ग कैंडिडेट है उनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सबके जो पासिंग क्राइटेरिया है वो सब सेम है, लेकिन जो सुपर टेट है उसमें पासिंग क्राइटेरिया जो है वो अलग है। सुपर टेट में OBC SC का पासिंग क्राइटेरिया डिफरेंट था और सामान्य वर्ग के लिए अलग था, इसलिए ये एस्टेट जो है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, ये केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। रिलैक्स टू ऑल, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मालूम है जब फर्स्ट सुनवाई हुई थी वहाँ पर भी सरकार के माध्यम से ही कहा गया था कि हम जो है सभी को रिलैक्स देंगे, यहाँ पर किसी का अहित नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है 6800 जो चयनित कैंडिडेट गवर्नमेंट जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गवर्नमेंट के माध्यम से यही बात कही जाएगी कि हम DB से जो है सहमत हैं, DB का जो आदेश आया है और सबको यहाँ पर जो है रिलैक्स देने के लिए चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं किसी का इसमें आयत हो। और मर्सी टू जनरल यानी सामान्य वर्ग को यहाँ पर मर्सी के आधार पर नियुक्त रखा जाएगा और जो प्रभावित कैंडिडेट हैं OBC SC कैंडिडेट उनको नियुक्ति दी जाएगी। वहीं यहाँ पर OBC SC जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, इसके विषय में है, और जनरल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये हैं सभी आपके जो है रिटर्न सबमिशन के पॉइंट्स जिन पर सरकार अपना जवाब देने के लिए गई है और रिटर्न सबमिशन तैयार किया गया है। अब यहाँ पर आयोग पार्टी की अगर बात कर लेते हैं तो आयोग पार्टी ने यहाँ पर जो है क्या क्या सबमिट किया गया है। सबसे पहले तो 6800 के बारे में यहाँ पर जब सरकार ने एक्सेप्ट किया था, माननीय मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया था और NIC द्वारा भी लिस्ट को जो है क्लियर किया गया था, उसके बाद में ये जारी की गई थी। NCBC रिपोर्ट है, SCBC रिपोर्ट है, सिंगल बेंच से जो आदेश आया था उसमें भी एक्सेप्ट किया गया था। अप्रोक्सीमेटली 4200 कैंडिडेट जो वो इफेक्टेड हो रहे हैं और साथ साथ जनरल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि करीब 10,000 छात्र जो है प्रभावित हो रहे हैं, उनको जो है सरकार द्वारा नियुक्ति दी गई है, उसमें इन सामान्य वर्ग छात्रों का कोई भी यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, तो इनको यहाँ पर बाहर ना किया जाए, उनको जो है रिलैक्स दिया जाए। और NIC की जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो रिपोर्ट भी यहाँ पर जो प्रोवाइड कराई जाएगी इन छात्रों के माध्यम से जो कि 6800 वाले हैं, आयोग वाले कैंडिडेट हैं। वहीं ATR नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है जो गवर्नमेंट के माध्यम से भी दी गई है। ATR ओनली एलिजिबिलिटी एग्जाम और साथ साथ इनिशियल नोटिफिकेशन जो सरकार का आया था, और उसके बाद में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या एस्टेट जो है वो सभी पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। इनके मार्क्स जुड़ते हैं, इनके आधार पर लिस्ट बनती है, गुणांक तय किए जाते हैं, लेकिन ये सभी जो है ओनली रिलैक्सेशन है, इनको आप पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनके अंकों के आधार पर आप सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नियुक्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स टू ऑल यहाँ पर कहा जा रहा है इन छात्र के माध्यम से, ये छात्र नहीं चाहते हैं कि जो सामान्य वर्ग कैंडिडेट पहले से चयनित हैं उनको किसी प्रकार से बाहर किया जाए, ये अहित नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा रास्ता निकाले जिसके आधार पर इन सभी पीड़ित कैंडिडेट को नियुक्ति मिले। जो नियुक्त हैं वो नियुक्त रखे जाएं और जो छात्र बाहर हैं पिछले 3 सालों से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो सरकार राहत दे। फॉलो DB ऑर्डर एज वेल, यानी जैसा आदेश आया है DB का उस आदेश को जो है रखा जाए और किसी को यहाँ से बाहर न किया जाए। OBC SC सिलेक्शन, CM योगी एंड ओल्ड एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनका जो स्टेटस आया है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है।
आप जानते हैं किस प्रकार से जो है विधानसभा चुनाव जो हुए थे उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिस्ट निकलवाई थी, हालांकि उसको क्वेश कर दिया गया है, लेकिन एक रिपोर्ट है, एक प्रूफ है जिसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से अनियमितता हुई है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय पूर्व जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और अब तो डीवी में भी ये बात क्लियर हो गई है। अब बात करेंगे कोर्ट माध्यम पार्टी जो है, यानी जो 21% 27% की डिमांड कर रही है काफ़ी लंबे समय से, जिनके माध्यम से लड़ाई को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लड़ा गया है, उनके माध्यम से यहाँ पर रिटर्न सबमिशन किस प्रकार सबमिट किया गया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि 6800 क्वेश कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसकी जो हार्ड कॉपी है इसको भी जो है हालांकि हार्ड कॉपी रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन रिटर्न सबमिशन में इसको भी इंक्लूड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल इफेक्ट हो रहे हैं इससे, ठीक है, उसको भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में मिलना चाहिए, ना कि अंकों में या किसी और जगह पर। वही केवल रिलैक्सेशन है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वहाँ पर ही जो रिलैक्स मिलता है, राहत मिलती है, उसी को आरक्षण कहते हैं। एनसीबीसी रिपोर्ट जो है उसके पॉइंट नंबर 5 और 10 में क्या क्या बातें कही गई हैं। 5 में तो आपको बताइए कि 50,000 के ऊपर के समथिंग जो पद थे जिन पर कहा गया था कि अनियमितता हुई है, लेकिन जो कैंडिडेट वो थे जो आपका सामान्य वर्ग में जा रहे थे, यानी यूआर कैटेगरी में जा रहे थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 की बात कर लेते हैं, तो उसमें और बताया गया था किस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है और अप्रोक्सीमेटली उसमें 19,000 पदों की अनियमितता जो बताई गई थी। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें जॉब्स आर इंपॉर्टेंट नॉट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि पहले प्रकरण जो है उसमें कोर्ट में गया था एमआरसी को लेकर, तो एमआरसी पर सरकार ने कोर्ट के आदेश को फॉलो किया था और ओबीसी एससी कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया था। इसके चलते बाद के जिनके कट ऑफ जो है डाउन थी उनको जो है नौकरी नहीं मिल पाई, बल्कि होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया उन कैंडिडेट को जिनके कट ऑफ हाई थे। तो यहाँ पर इन छात्रों के माध्यम से बात कही जा रही है कि जॉब इंपॉर्टेंट है और एमआरसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं है। अगर होम डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होता है तो हो जाने दीजिए, अगर जॉब मिलती है छात्रों को उसके बदले तो यहाँ पर जॉब्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है बजाय होम डिस्ट्रिक्ट को, और होना भी चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट तो आज नहीं कल हो ही जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल बेंच ऑर्डर नॉट क्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं और जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है भर्तियों के संबंध में और बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं सिंगल बेंच के आदेश से, उसको भी यहाँ पर जो है बताया गया है। और उसके बाद में जो नियमावलियाँ हैं भर्ती की सरकार द्वारा जारी जो की गई थी वो बताई गई है, और जनरल के द्वारा जो 10,000 इफेक्ट है एक्सेप्ट किया गया जिसको, उसको भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। एनआईसी ने ये बात क्लियर की थी, रिपोर्ट जो जारी की थी कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, ठीक है। एटीआर नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन भी काफ़ी हद तक जो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। तो 3 पार्टी तो क्लियर हो चुकी हैं, आपकी आयोग टीम है, सरकार है, और ये जो ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं जो 21% 27% की मांग कर रहे हैं उनके माध्यम से भी इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि एटीआर पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। और ये पहले भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुका है। एटीआर ओनली एलिजिबिलिटी एग्जाम इनिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जो है डीप में जानकारी दी जाएगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन एसेट एटसेट्रा जो मार्क्स हैं उनके बिहाफ पर भी जो है जानकारी दी जाएगी कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओबीसी एससी सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, और यहाँ पर जो मर्सी सामान्य वर्ग को नहीं देनी चाहिए बल्कि उनको देनी चाहिए अगर दी जा नहीं है तो। बाकी ओबीसी एससी के जो सिलेक्शन है एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो मिलना ही चाहिए, उसमें अनियमितता नहीं होनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए 7 पेज की जो पीडीएफ है वो तैयार की गई है और उसके आधार पर सबमिशन तैयार किया गया है। और 7 पेजेस को विस्तार में अगर चाहें तो उस विस्तार के लिए भी रिपोर्ट तैयार की गई है। हर तरह की रिपोर्ट है, जिस प्रकार की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट मांगेगा इन छात्रों के माध्यम से भरपूर प्रयास किया गया है। अब बात कर लेते हैं जनरल पार्टी जो कि सिलेक्टेड नहीं है, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6800 क्वेश हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर दी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स जो है यहाँ पर इफेक्टेड बताए जा रहे हैं जनरल पार्टी के माध्यम से। उनके द्वारा एक बात कही जा रही है कि सरकार इस बात को अगर एक्सेप्ट कर रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, अलग से पद कैसे दिए जा सकते हैं। अलग से अगर पद दिए जाएंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है भर्तियों से रिलेटेड जो वो इफेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
फीस में, एज में, पासिंग मार्क्स में, इन सब में जो है स्पेशल बेनिफिट ओबीसी एससी कैंडिडेट को मिलता है, एसटी कैंडिडेट को मिलता है, जबकि यहाँ पर जो सामान्य वर्ग कैंडिडेट उनको नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक जो है इस प्रकार से रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। और अगर देखा जाए एक दृष्टि से तो ये सभी जो है क्या है, आरक्षण और एक भर्ती प्रक्रिया में एक से ज़्यादा बार आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में देख सकते हैं आप 4 से 5 बार जो है यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। ये गलत बताया जा रहा है इन सामान्य वर्ग कैंडिडेट के माध्यम से। एक्स्ट्रा सीट्स कांट बी एड विदाउट एक्चुअल प्रोसेस, यानी कोर्ट की, माफ़ कीजिएगा, संविधान की जो नियमावलियां हैं, भर्ती प्रक्रिया की जो नियमावलियां हैं, उनके आधार पर जो है सीटें दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक तबके को डायरेक्टली किसी के दबाव में आके सीट दी जाए। अगर सरकार यहाँ पर अलग से पदें देती है तो ऐसे में सभी जितने भी जो वर्ग हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए यहाँ पर जो है सीट दी जानी चाहिए। सिंगल बेंच का जो आदेश आया है उसको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। मर्सी जैसा कुछ भी नहीं है। मर्सी इट इज़ क्लियर बिग फॉल्ट। यहाँ पर ये छात्र भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मर्सी नहीं दी जानी चाहिए, चाहे फिर वो ओबीसी कैंडिडेट हो या पूर्व चयनित कैंडिडेट हो। इस भर्ती प्रक्रिया में अगर अनियमितता हुई है, ऐसा अगर साबित होता है तो अलग से अगर पद दिए जा रहे हैं तो केवल जो ओबीसी एससी वर्ग को नहीं मिल सकते हैं। इसको नई विज्ञप्ति के आधार पर जो है पद दिए जाने चाहिए, जिसके आधार पर जो है उनको अगर लाभान्वित किया जा रहा है, जो ओबीसी एससी कैंडिडेट है उनको तो किया ही जाए। सामान्य वर्ग छात्रों को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 गवर्नमेंट टर्म डिवीजन ओल्ड रिपोर्ट, जो 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है उसके जो पदों का डिवीजन है उसके आधार पर सरकार के द्वारा रिपोर्ट जो है दी गई है। आपने देखा होगा विधानसभा में रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है, और लोकसभा में भी इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, वहाँ पर भी रिपोर्ट दी गई। कई प्रकार से और भी खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के सामने आई हैं। सरकार द्वारा जिस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी हुआ है उसकी रिपोर्ट पहले से जारी कर दी है, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 60% से ज़्यादा ओबीसी एससी कैंडिडेट चयनित हुए। तो ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि 50% से ज़्यादा भी आरक्षण जो है किसी इस विशेष वर्ग को दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ये बात कही जा रही है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, सामान्य वर्ग कैंडिडेट के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की मांग भी की जा रही है कि इन छात्रों को ईडब्ल्यूएस नहीं मिला है, ईडब्ल्यूएस भी मिलना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती से किसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कोई मायने नहीं रखता है, वो प्रक्रम बाद में आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की अगर बात कर लेते हैं तो वेटिंग द स्टेटमेंट ATR पार्ट ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर बस शिक्षा मित्रों को एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आते हुए दिखाई दे जाए कि ATR इज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र एक विशेष जो है पिटीशन के माध्यम से जो है ये एंटर कर जाएंगे और एक बार फिर से अपनी नियुक्ति की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर देंगे। और इसको लेकर पहले भी एक विस्तृत जानकारी आपको दे चुका हूँ और खुद रिजवान अंसारी के माध्यम से भी लाइव आकर इसके विषय में कहा गया था कि अगर ऐसा होता है कि ATR पार्ट ऑफ सिलेक्शन होता है तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये पद शिक्षा मित्रों के हैं, शिक्षा मित्रों के द्वारा भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा मित्रों के माध्यम से वेट किया जा रहा है। अब ये जनरल छात्र हैं जिनके माध्यम से भी एक रिटर्न सबमिशन दिया गया है, जहाँ पर ये बात कही जा रही है अप्रोक्सीमेटली 10,000 छात्र जो है वो इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है छात्रों का कोई फॉल्ट नहीं है, जो फॉल्ट है वो सरकार का है। सरकार ने अगर इस प्रकार की गलती नहीं की होती तो शायद इन छात्रों की नियुक्ति ऊपर नहीं आया होता कुछ भी। ये सभी छात्र आज परेशान हैं और परेशानी की मुख्य वजह जो सरकार है, तो सरकार के ऊपर यहाँ पर जो इन्होंने इस बात को डाला है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टेड इन देयर कैटेगरी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ये कैंडिडेट जो है वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट जारी की गई है, छात्रों के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल कट ऑफ है और एक्चुअल जो सीरियल नंबर है उस नंबर तक जो है ओबीसी जो सामान्य वर्ग कैंडिडेट का चयन हुआ ही है, उससे ऊपर भी सामान्य वर्ग कैंडिडेट का चयन हुआ है। इस प्रकार की जानकारी भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो संभावना है कि इसका इफेक्ट पड़ने को मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग कैंडिडेट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली DB से जो आदेश आया है उसमें 10,000 से अधिक छात्र जो प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC मस्ट सी देम विद मर्सी इफ इफेक्टेड, यानी कि अगर सामान्य वर्ग कैंडिडेट यहाँ पर जो है प्रभावित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इनको मर्सी की दृष्टि से देखना चाहिए और उनकी जो पोस्ट जैसी है वैसी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हाई गुणांक कैटेगरी के ये कैंडिडेट हैं, और हाई गुणांक वाले ऐसा कैसे हो सकता है कि उच्च गुणांक पाने के बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर रिटर्न सबमिशन सबमिट किए गए हैं और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो आदेश है वो सुनाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या हो सकता है इन सभी पिटीशन के आधार पर, माफ़ कीजिएगा सबमिशन के आधार पर, वो जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी और एक फैक्ट अपडेट आपको दी जाएगी। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट मिले, जानकारी मिले, गुणांक सहित जानकारी मिले,
ठीक है। हालांकि गुणांक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन वहां पर डिटेल में अपडेट अब हमने आपको नहीं दी थी। एक मात्र जो है एक जनरल सा क्राइटेरिया बनाकर मैंने आपको दे दिया था। लेकिन इसी प्रकार से जैसा कि यहाँ पर ये एक रिटन सबमिशन का पूरा क्राइटेरिया तैयार किया गया है, इस तरह से ही आपको अगर ये चाहिए कि वास्तव में कितने कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को भी शेयर कर जो है आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।